गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स पेपर के चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ई लेक्चर की सीरीज में हम देख रहे थे कि किस तरीके से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड इनकम कैलकुलेट की जाती है। इसी में हमने देखा था कि सबसे पहले हमें ग्रोस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो कैसे कैलकुलेट होती है इसके बारे में भी 2-3 लेक्चर से मैंने बहुत डिटेल में बताया। उसके बाद में उसमें से लेस होता है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वो लेस करने के बाद में जो वैल्यू आती है हमारी नेट एनुअल वैल्यू होती है। इसी के क्रम में आगे चलते हुए मैंने ये भी बता दिया था कि जो नेट एनुअल वैल्यू होती है शुद्ध वार्षिक मूल्य में से एक एसएससी को दो तरह की कटौतियां अलाउ होती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरी होती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। स्टैंडर्ड डिडक्शन के केस में हमने देखा था स्टैंडर्ड डिडक्शन नेट एनुअल वैल्यू का 30% अलाउ होता है। केवल एंड केवल ये होता है लेट आउट के केस में। अगर आप प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो जाएगा नेट एनुअल वैल्यू का 30%। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एनुअल वैल्यू नील होती है। नील का 30% में नील होगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उस केस में अलाउ नहीं होता है। तो दूसरा हमारा डिडक्शन था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसमें भी मैंने मोटा मोटा आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के केस में जो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलेगा, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, रेंट पे आपने प्रॉपर्टी दे रखी है, रेंट पे चढ़ा रखी है, लास्ट ईयर गत वर्ष में आपने किसी व्यक्ति को किराए पे दे दी, या फिर हर साल किराए पे दिए जा रहे थे, किसी वजह से थोड़ा दिन खाली भी रह गई तो वो अलग एडजस्टमेंट है, लेकिन रेंट पे दी हुई मानी जाती है, डीम टू बी लेट आउट इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो इसका ये भी केस हमने पहले देखा था कि अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज आपके पास में है तो आप रहने के लिए केवल एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो उन प्रॉपर्टीज में से अपनी इच्छा से एक प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हुए बाकी की प्रॉपर्टीज को डीम टू बी लेट आउट माना जाता है। तो अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करी हुई है, किराए पे दी हुई है, या डीम टू बी लेट आउट किराए पे दी हुई मानी गई है, तो उस केस में जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, अगर कैपिटल बोरो करी है आपने, तो जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है वो सारे इंटरेस्ट का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। इसके लिए कोई लिमिट फिक्स नहीं की गई है। और वो जो ऋण ले रहे हो आप वो घर के लिए लेना चाहिए, घर बनवाने के लिए ले सकते हो, खरीदने के लिए ले सकते हो, उसके मरम्मत के लिए ले सकते हो, कैसे भी ले, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही लेना चाहिए। और उस जिस हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लोगे उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से वो रिडक्शन मिलेगा। अब दूसरा केस है कि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कुछ लिमिट्स बताई गई हैं कि अगर आप रिपेयर वगैरह कर रहे हो तो इतनी लिमिट तक ही आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, अगर आप कंस्ट्रक्शन या खरीदने के ले रहे हो तो इतने लिमिट का मिलेगा। यही खत्म नहीं हो जाती लिमिट। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आप 31 मार्च 1999 से पहले लेते हो या फिर 1 अप्रैल 1999 से पहले लेते हो, 31 मार्च 1999 तक लेते हो कोई लोन, उस केस में मॉनेटरी लिमिट अलग है इंटरेस्ट के डिडक्शन अलाउ करने की। और अगर आप 1 अप्रैल 1999 के बाद लेते हो तो उस केस में आपको कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा उसके लिए आपके मॉनेटरी लिमिट अलग है। तो अगर प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड आफ्टर 1 अप्रैल 1999, अगर आपने प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 1999 के बाद खरीदी है और कंस्ट्रक्शन उस केस में, और लोन भी आपने अगर 1 अप्रैल 1999 के बाद में लिया है, तो जो कंस्ट्रक्शन होगा वो आपको विद इन 5 ईयर में कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस गत वर्ष में आपने लोन लिया है, जिस प्रीवियस ईयर में आपने लोन लिया है, उससे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर से आपको 5 साल का कैलकुलेट करना है और उन 5 सालों में आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो लोन लिया गया है वो खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिया गया हो, और उसके लिए सर्टिफिकेट भी रिसीव करना पड़ेगा फ्रॉम बैंक। तो मैक्सिमम रिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम रिडक्शन आपको 2 लाख का मिल जाएगा, 2 लाख पर एनम। अगर आपने कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लोन लिया है और कंस्ट्रक्शन 5 साल में पूरा हो गया हो, तब आपको कितना लोन मिल जाएगा, 2 लाख का लोन मिल जाएगा। और लोन आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद में लिया हो। इन अदर केसेस क्या क्या हो सकते हैं, अदर केसेस हो सकता है कि हमने लोन तो कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लिया था लेकिन हमारा कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, उस केस में भी क्या होगा, वो भी अदर केसेस में आ जाएगा। दूसरा केस हो सकता है हमने एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन नहीं लिया बल्कि रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन लिया, तो भी इस केस में आ जाएगा। तीसरा सिचुएशन क्या हो सकती है, तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि हमने लोन ही 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया हो। इन तीनों सिचुएशन में क्या होगा, हमारे जो लोन की मैक्सिमम डिडक्शन बताई गई, इंटरेस्ट की मैक्सिमम डिडक्शन कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। और अगर आपने कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लोन लिया है, 1 अप्रैल 1999 के बाद में लिया है और कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट कर लिया है,
उस केस में आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो पर एनम आपके 2 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है। इसमें 2 लाख तक की मैंडेटरी लिमिट रखी गई है और अदर केस में 30,000 मिलेगा आपको। ये बताया गया सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस, अगर घर आपके खुद के रहने के लिए यूज किया जा रहा है। तो हमने देखा कि जो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन होगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, तो वो लेट आउट के केस में तो कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, जितना भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, इंटरेस्ट पेएबल है, पेड की बात नहीं है, इंटरेस्ट जो पेएबल है उसका पूरा रिडक्शन मिल जाएगा। और हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड केस भी देख लिया, तो रिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस वेयर एनुअल वैल्यू इज नील। ये मैंने बार बार बताया, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनुअल वैल्यू नील होती है। तो अगर where annual value of one self-occupied house is nil, the assessee will not entitled to the statutory deduction of 30% as the annual value itself is nil. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनुअल वैल्यू क्या मानी जाती है? नील मानी जाती है। नील होती है तो उस केस में आपको स्टैट्यूटरी डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वैधानिक जो कटौती है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, वो नेट एनुअल वैल्यू का 30% मिलता है। तो जहां नेट एनुअल वैल्यू ही नील है तो 30% उसका अगर निकालोगे तो वो भी नील ही होगा। तो नेट एनुअल वर्थ नील होने की वजह से इसका स्टैट्यूटरी डिडक्शन 30% का जो मिलता है वो नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, क्योंकि वहां एनुअल वैल्यू होती है नील। हाउएवर the assessee will be allowed deduction on account of interest। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एसएससी को स्टैट्यूटरी डिडक्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट में बोरोड कैपिटल है इंटरेस्ट का डिडक्शन उसको मिल जाए। उसका लिमिट मैंने अभी बताई आपको कितनी कितनी रहेगी, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि आगे लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग 1/5 ऑफ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट क्या होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को उसको रिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन स्टैट्यूटरी डिडक्शन नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, जहां एनुअल वैल्यू नील होती है। इसमें होगा कि अब बात आती है कि डिडक्शन कितना, वो मैंने बताया अभी, वेयर द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विथ कैपिटल बोरोड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। जो ये टाइम लिमिट बताई गई है 1 अप्रैल 1999 की, वो आपको ध्यान रखनी है। ये टाइम लिमिट बताई गई है लोन लेने के लिए, ना कि घर के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लोन लिया जा रहा है वो 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया जा रहा है या 1 अप्रैल 1999 के बाद में लिया जा रहा है। एंड सच एक्विजिशन है or construction is completed within 5 years at the end of the financial year in which the capital was borrowed। ये आपको ध्यान रखना है, अगर हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की जा रही है, कंस्ट्रक्ट की जा रही है बोरो की हुई कैपिटल से, कैपिटल आपने कोई ऋण लिया, लोन लिया, उस कैपिटल से आप कोई घर बनवा रहे हो, अगर खरीद रहे हो, और वो लोन आपने 1 अप्रैल 99 के बाद में लिया है, ठीक है, तो वो कैपिटल, ओ सॉरी, वो घर जिसके लिए लोन लिया है उस घर का कंस्ट्रक्शन है और एक्विजिशन विद इन 5 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए। वो 5 ईयर कैलकुलेट करेंगे जिस साल लोन लिया है उसके एंड से, जो नेक्स्ट ईयर साल होगा वहां से। तो विद इन 5 ईयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल, sorry, such acquisition and construction is completed within 5 years at the end of the financial year in which capital was borrowed. The actual interest payable subject to maximum of rupees 2 lakh if 11 certificate is borrowed. The actual interest payable कितना आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख का मिलेगा अगर आपने कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लिया है और वो लोन लिया गया जब तक 1999 के बाद में। तो इसमें हमें 2-3 कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो लोन लिया गया वो 1 अप्रैल 1999 के बाद में लिया गया है, और लोन जिस साल में लिया है उसके एंड से नेक्स्ट 5 ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उस केस में आपको 2 लाख तक रिडक्शन मिल जाएगी। मान लीजिए हमने लोन लिया है 1 अप्रैल, सॉरी, 1 जनवरी 99 के बाद में, मान लेते हैं 2002 में हमने लोन लिया था, 1 जनवरी 2002 को हमने लोन लिया, तो जो 5 साल काउंट किए जाएंगे वो काउंट किए जाएंगे हमारे 1 अप्रैल 2002 से लेके 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003 हो गया एक साल, फिर 3-4 हो गया दूसरा, 4-5, 5-6 और 6-7, तो 31 मार्च 2007 तक इस मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जिस साल में आपने लोन लिया उसके एंड से हम 5 साल काउंट करेंगे और 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना जरूरी है, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा 2 lakhs का। अपन एनी अदर केस की बात करते हैं, बोरोड फॉर रिपेयर और रेन्यूअल और कंडीशन
mentioned in clause A are not satisfied. Actual interest payable subject to maximum of ₹30,000. तो मैंने बताया है कि अगर 1 अप्रैल 1999 से पहले लोन लेते हो और अगर 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन तो ले रहे हो लेकिन लोन एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर रहे हो, रिपेयर रिन्यूअल वगैरह के लिए यूज कर रहे हो, वो हो सकती है। और जो भी मैंने कंडीशन बताई है, अगर 5 साल की कंडीशन है कि कंस्ट्रक्शन आपको विद इन 5 ईयर कंप्लीट करना है, वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते, कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं हो पाता है, इन तीनों सिचुएशन में क्या होगा, इंटरेस्ट जो डिडक्शन मिलेगा आपको मैक्सिमम 30,000 का मिलेगा, 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 3 कंडीशन कौन कौन सी हो गई? अगर आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 से पहले, वो चाहे किसी पर्पज के लिए लिया हो, रिपेयर के लिए लिया हो, बनवाने के लिए लिया हो, खरीदने के लिए लिया हो, और अगर आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद में, लेकिन लोन एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया गया हो, वो रिपेयर रिन्यूअल के लिए लिया गया हो, वो सिचुएशन हो सकती है। और थर्ड सिचुएशन हो सकती है, आपने लोन तो 1 अप्रैल 1999 के बाद में लिया है, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन जो 5 साल की लिमिट बताई गई उसमें नहीं करवा पाते हो, पूरा नहीं होता कंस्ट्रक्शन, तो भी आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो 30,000 का ही मिलेगा, 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर एसएससी हैज मोर देन वन हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। अगर एसएससी के पास में एक से ज्यादा 2-3 मकान हैं और वो सारे ही वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही हैं, उसको किराए पर नहीं दे रखा है, इस सिचुएशन की हमने पहले बात कर चुके हैं कि एसएससी केवल एक हाउस प्रॉपर्टी ही सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकता है। अदर हाउस प्रॉपर्टी को उसको डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पर्पज के लिए उसको अदर प्रॉपर्टीज को क्या मानना पड़ेगा, डीम टू बी लेट आउट। ये एसएससी की चॉइस पे है कि वो कौन सा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेगा और कौन सा डीम टू बी लेट आउट मानेगा। तो क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एनुअल वैल्यू नील होती है, ये उसके खुद के ऊपर है। तो वेयर देयर आर मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस विच आर इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पज, then he makes such option to treat any one of the house to be self occupied। एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस है तो उस ऑप्शन वो एक्सरसाइज कर सकता है, किसी भी एक हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है और बाकी को ड्यू टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। द अदर हाउसेज शैल बी डीम्ड टू बी लेट आउट and the annual value shall be sum for which the property might reasonably be expected to let out year to year। अब एक हाउस प्रॉपर्टी को तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया, अब अदर जो हाउस प्रॉपर्टीज हैं बची हुई उनको क्या मानेगा, वो डीम टू बी लेट आउट मानेगा और उसको का किराए का कैलकुलेट किया जाएगा। ये एक्सपेक्टेड किराया उसका कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि अगर हम किराए पर देते तो हमें इतना किराया वहाँ मिल जाता, वहाँ एरिया लोकेलिटी वगैरह को देखते हुए उस तरीके से एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह कैलकुलेट किए जाएंगे। तो देखा बताया था मैंने, म्यूनसिपल वैल्यू के रेंट वगैरह का ध्यान रखना है। तो उसको केवल एक ही हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है, बाकी को ड्यू टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। अब एक सिचुएशन बताई गई है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ ए प्रॉपर्टी which is self-occupied for residential purpose or could not actually be self-occupied owing to employment। एक हाउस प्रॉपर्टी है एसएससी के पास में, वो वैसे तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेकिन वो वहाँ अपने एम्प्लॉयमेंट अपने बिजनेस के वजह से वहाँ उस प्रॉपर्टी में रह नहीं पा रहा है, उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाएगा और एनुअल वैल्यू नील ही ली जाएगी। वेयर द एनुअल वैल्यू सच हाउसेस शैल बी नील, तो हाउस क्या मानी जाएगी, नील मानी जाएगी इसकी एनुअल वैल्यू। Where the property consists of a house or part of house which is in the occupation of owner for the purpose of his own residence and no other benefit is derived therefrom, or cannot actually be occupied by the owner by reason of the fact that owing to this his employment, business or profession carried on at any other place, he has to reside at that place in a building not belonging to him। The annual value of such house or part of the house shall be taken to be nil। अगर हाउस प्रॉपर्टी है किसी एसएससी के पास में, वो खुद की रेजिडेंस के लिए काम में लेता है लेकिन अपने बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से उसको बाहर जाके रहना पड़ रहा है किराए पे और उस हाउस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पा रहा है, तो भी उस हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू नील ही मानी जाएगी और डीम टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा। ठीक है, अगर वो खाली रह रहा है, रहने के लिए यूज कर रहा था लेकिन अभी खाली पड़ा है, तो भी वो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाएगा। और सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो वैसे ही उसकी एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी, नील मान के उसी तरीके से डिडक्शन अलाउ होंगे जैसे कि मैंने बताया गया, उसमें डिडक्शन अलाउ नहीं होगा और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की जो भी मॉनिटरी लिमिट बताई गई है वो ध्यान में रखते हुए उसको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। इससे आगे
कि जो इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट हमने लोन तो ले लिया कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, और जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक उसको हम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मान सकते रहने लायक नहीं मान सकते, तो हम किराए पे भी नहीं दे सकते, उसको रहने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है, डिडक्शन हमें कब दिया जाए इंटरेस्ट का? तो प्री कंस्ट्रक्टेड पीरियड का डिडक्शन हमारा हो जाता है कैपिटलाइज इंटरेस्ट, इसको पूंजीगत इंटरेस्ट, पूंजीगत इंटरेस्ट, पूंजीगत ब्याज बोला जाता है, पूंजीगत ब्याज हो जाएगा। तो ऐसे इंटरेस्ट का किस तरीके से डिडक्शन मिलेगा, कब कब मिलेगा और कब से मिलना शुरू होगा, इन सब प्रोविजन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से क्या नाम इंटरेस्ट का डिडक्शन लेने के लिए हमें कुछ और कौन कौन सी कंडीशन है जो हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी। इन सब के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।